हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल सिलेबस के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किसको कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, ये सारी बात डिटेल के अंदर करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसके बारे में सिर्फ इतना थोड़ा आपको बता दें कि ये हमारा पढ़ाया हुआ है, यानी आपके सीनियर को भी हमने पढ़ाया और आपके जो सुपर सीनियर उनको भी पढ़ाया, यानी आपका हिमांशु सर जिस बैच में थे, हिमांशु सर और विक्रम हो गए, सोनू हो गए, इसी तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे उस बैच के अंदर। तो फर्स्ट टाइम हमने उसमें पढ़ाया था, जो कि बहुत ठीक बच्चों को लगा। और आपका अभी जो 6 सेमेस्टर के अंदर सीनियर हैं, उन बच्चों को भी हमने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ाया, जिसके अंदर आपकी जूही कुमारी हैं जो कि अपनी बैच की टॉपर थी। तो आप उन सारे स्टूडेंट से भी फीडबैक ले सकते हैं। और बॉयज़ के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आप पहचानते होंगे। आयुष भैया बहुत फेमस हैं, आयुष को आप जान सकते हैं। और दूसरे जो बच्चे हैं, बब्बन यादव हैं या सिकंदर हैं, तो इस तरह बहुत सारे आपके सीनियर स्टूडेंट हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो आप मालूम हो जाएगा कि सर किस तरह से पढ़ाते हैं। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में कंप्लीट जानेंगे, क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर। तो टोटल 5 यूनिट है, 4 यूनिट हमने इसके अंदर लिखा हुआ और 1 यूनिट हम लिख लेंगे। तो कंप्लीट जो पहला यूनिट है, पहला हमारा ये चैप्टर है, जिसके अंदर पावर सप्लाई सिस्टम को हमको समझना है। लेकिन इस सप्लाई सिस्टम से पहले ये थोड़ा समझ लिए हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बहुत आसान चीज़ है, यानी हमारा ऐसा किसी भी व्हीकल के प्रोसेस जिसके अंदर हमारा व्हीकल्स मूव कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल्स इज़ नोन एज ट्रैक्शन। यानी किसी व्हीकल्स के गाड़ी को मूव करने का जो प्रोसेस है, चलता है कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल्स, तो ये चलना ही उसका क्या कहलाएगा, ट्रैक्शन कहलाएगा। और यदि हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से, इलेक्ट्रिक माध्यम से चलता है, द व्हीकल्स यूज टू मूव द व्हीकल्स यूज टू इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर मूवमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। यानी अगर यदि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से हमारे पास यदि कोई व्हीकल मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है, तो ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कहलाएगा। तो बहुत आसान, अभी जो देख रहे हैं आप सिस्टम, यानी बाइक है, कार है, ये सारा आपका डीजल से चलने वाला है, तो डीजल ट्रैक्शन हो गया या सिर्फ ट्रैक्शन आप कह सकते हैं। और जो आपका मोटरसाइकिल, इस तरह की भी बहुत सारी आ गई है जो बैटरी से चलती है। आपको मालूम होगा कार भी बहुत सारा बैटरी से चलता है। तो ये सारा किसके अंदर आ गया, आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर आ गया, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई के माध्यम से व्हीकल हमारा मूवमेंट हो रहा है, व्हीकल अपना मूव कर रहा है, चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन मेनली तौर से जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की बात होती है वो हमारे पास रेलवे की बात होती है। क्यों बात होती है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग का इलेक्ट्रिकल सप्लाई का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर व्हीकल सिस्टम। इसीलिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो होता है, इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब रेलवे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज़ हो रही है हमारे पास इसको प्रोसेस रन कराने के अंदर। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर हम लोग किसी व्हीकल को मूव कराते हैं। और उसके अंदर मेनली तौर से हम लोग रेलवे, लोकोमोटिव, ट्रेन्स की बात करेंगे और क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, और हम लोग समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला जो सप्लाई हमारे पास पहला यूनिट है, इसके अंदर पावर सप्लाई सिस्टम है। इस पावर सप्लाई सिस्टम का मतलब क्या है, तो इसके अंदर हम लोग जानेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, उस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को, यानी रेलवे को, इलेक्ट्रिक ट्रेन को हम लोग सप्लाई किस तरह से देते हैं, उसके लिए सप्लाई कहाँ से आती है, किस तरह स्टेप डाउन होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वायर किस तरह रन कराते हैं, ये सब कंप्लीट बात हम लोग ये पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर करेंगे। तो इसके अंदर और क्या क्या फर्दर सब हमारे पास टॉपिक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यही देखेंगे, सप्लाई हमारे पास कहाँ से आ रही है, और ये बेसमेंट, ये हमारे पास सिंगल फेज है, 3 फेज है, ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में करेंगे। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है, उसके अंदर हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वोल्टेज मालूम होना चाहिए कि अभी जो हमारे पास रेलवे के अंदर वोल्टेज यूज़ हो रहा है, उसकी रेटिंग, उसकी वैल्यू कितना है, 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई। याद रखिएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो सप्लाई यूज़ होती है वो
25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई यूज़ होती है। 3 फेज भी नहीं यूज़ करते हैं, सिंगल फेज यूज़ करते हैं। और इतना हायर वोल्टेज पर हमारा सिंगल फेज किस तरह से काम करेगा वो आपको हम बताएंगे इस टॉपिक के अंदर पर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेनली तौर से यहाँ पर पढ़ना, हाई वोल्टेज सप्लाई सिस्टम, यानी हाई वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं। पहले जो हमारे पास ओल्ड लोकोमोटिव था, ओल्ड ट्रैक्शन सिस्टम था, उसके अंदर यानी रेलवे के अंदर भी हम लोग लोअर वोल्टेज पर काम करते थे, यानी हमारा 1500 वोल्ट डीसी सप्लाई होता था या 3000 वोल्ट डीसी होता था। बट नाउ डेज वी हैव टू यूज 25 kV AC सप्लाई। तो AC सप्लाई हमारे पास क्यों यूज़ कर रहे हैं और इतना हायर वोल्टेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे पास इस टॉपिक में जानेंगे। और ये इसका हिंट्स आपको मालूम होगा, जो ट्रांसमिशन के अंदर पढ़ चुके हैं उनको भी आइडिया होगा कि हायर वोल्टेज यूज़ करने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आपको याद है तो कमेंट के अंदर बताइए कि हायर वोल्टेज का कम से कम एक एडवांटेज बताइए कि यदि हायर वोल्टेज हम यूज़ करेंगे ट्रैक्शन सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर तो हमको क्या एडवांटेज मिलेगा। तो वो सारी बात डिटेल में हम यहाँ पर करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल सप्लाई के जो हमारे स्टेशन है, डिफरेंट स्टेशन और डिफरेंट सेक्शन है, उन सारी की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्या है, TSS, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्शन सब स्टेशन। एक तो नॉर्मल सब स्टेशन की बात होगी, वो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं ट्रांसमिशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो बात होगी ट्रैक्शन सब स्टेशन का, नॉर्मल सब स्टेशन और ये TSS के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर चूंकि हम लोग सिंगल फेज के अंदर काम करते हैं और बाकी जगह पर 3 फेज के अंदर काम होता है, तो इस TSS के अंदर और बाकी नॉर्मल हमारे पास स्टेशन सब स्टेशन के अंदर थोड़ा सा अंतर है। और ये भी हम लोग जाने कि यहाँ पर सिंगल फेज क्यों यूज़ करते हैं, 3 फेज क्यों नहीं करते हैं, ये दूसरी बात है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैक्शन सब स्टेशन का हम लोग डिटेल जानेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, सप्लाई किस तरह आ रही है और किस तरह हमारे पास लोड की तरफ जा रही है, ये सारी बात यहाँ पर TSS के अंदर। दूसरा क्या है, फीडिंग पोस्ट, जहाँ से हमारे पास फीड करते हैं, सप्लाई पहुँचाते हैं, इसके अंदर भी क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ होगा और किस तरह से काम करेगा वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। और क्या इक्विपमेंट और क्या हमारे पास है इसके अंदर फर्दर सब टॉपिक, SPP यानी हमारे पास सेक्शनलाइजेशन पैरेललिंग पोस्ट। ये क्या होता है, सेक्शनलाइजेशन पैरेललिंग पोस्ट के अंदर, यानी आप यहाँ पर देखिए, और ये भी SSPP होता है, सब सेक्शनलाइजेशन पैरेललिंग पोस्ट। आप कभी रेलवे से ट्रैवल किया होगा या करते ही होंगे, तो आप देखा होगा कि जगह जगह पर क्या बना हुआ है, एक स्टेशन टाइप का बना हुआ, वहाँ पर SSP या हमारे पास SP लिखा हुआ होता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, सेक्शनलिंग पैरेललिंग पोस्ट क्या होता है और सब सेक्शनलिंग पैरेललिंग पोस्ट क्या होता है, ये सारे डिटेल में हम लोग जानेंगे। और एलिमेंट्री सेक्शन किसको कहते हैं। अब कुल मिला के सिर्फ इतना समझ लिया आप कि हम लोग पूरे ट्रैक्शन जो सप्लाई सिस्टम होता है, इस सप्लाई सिस्टम को अलग अलग जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, यानी छोटे छोटे सेक्शन के अंदर बांट देते हैं। किस लिए बांट देते हैं, ताकि मेंटेनेंस का काम हमारा आसानी से हो सके, पूरा हमारे पास ट्रैक डिस्टर्ब नहीं हो। तो एक अगर TSS है, फीडिंग पोस्ट है, तो मान के चलिए उसका अगर 80 किलोमीटर का रेंज है, क्योंकि अगर हज़ारों किलोमीटर हमारा रेलवे बिछा हुआ और हमारे पास वायर है और हमारे पास सप्लाई दिया हुआ है, तो उसका सारा लोड एक TSS पर नहीं होगा, अलग अलग जगह पर TSS हमारा बना होगा ट्रैक्शन सब स्टेशन। तो और बाकी मेरे पास एक सब स्टेशन बना, उसके बाद दूसरा, और इसी हिसाब से मेरे पास सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अब TSS की जो 80 किलोमीटर का रेंज है, इसको भी फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और मान के चलिए 5 किलोमीटर का एक रेंज बना दिया, उसके बाद फिर 1-1 किलोमीटर का एक रेंज बना दिया। तो अब ऐसा बांटने से क्या होगा, और बीच में स्विच लगा देते हैं, यानी एक प्रकार के इक्विपमेंट लगाते हैं जिससे हम वहाँ पर सप्लाई को इंटरप्ट कर सके, रोक सकें। और इससे बेनिफिट हमको ये मिलता है कि हम कहीं पर भी मेंटेनेंस का काम करेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम जो है, यानी 80 किलोमीटर का अगर रेंज मान के चलते हैं तो सेक्शन, तो वो पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा। मान के चलिए अगर हमारे पास 80 किलोमीटर और एक ही हमारे स्विच लगाए हुए हैं, हम लोग एक ही TSS से सब कंट्रोल करें, तो यहाँ पर अगर आप सप्लाई कट कर दीजिएगा तो क्या होगा, पूरा 80 किलोमीटर के अंदर सप्लाई कट हो जाए, कोई भी लोकोमोटिव ट्रेन रन नहीं करेगा। लेकिन यही आप सेक्शन बांट देते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन बना देते हैं, ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रहता है। तो अगर उस सेक्शन के अंदर सिर्फ सप्लाई काटिएगा तो क्या होगा, 80 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की सप्लाई काट दिया तो बाकी क्या 79 किलोमीटर हमारा ट्रेन क्या कर लेगा, ट्रैवल कर लेगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो हमारा सप्लाई सिस्टम है इसको अलग अलग जगह पर सब डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास मेंटेनेंस के अंदर और हमारे पास उसको रेगुलर वॉच करना, उसको देखना, उसका मेंटेनेंस करना उसको आसान हो सके, उसके लिए हम लोग ये सप्लाई सिस्टम को अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। ये सेकंड थर्ड टॉपिक हुआ।
फोर्थ टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, मेजर इक्विपमेंट इन टीएसएस, यानी हमारे पास मेजर इक्विपमेंट क्या क्या यूज होता है। टीएसएस का मतलब ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर। तो पहले से आपको आइडिया होगा, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा। तो ट्रांसफार्मर किस तरह, थोड़ा सा अंतर है कि पहले आप 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होगा जो आपको 25 kV आउटपुट में देगा। तो ये हमारा 25, और इसका जो प्राइमरी साइड होगा ये लगभग 132 kV होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई मिल जाती है। और 132 kV को लेकर यह क्या करेगा, आपका 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई आउटपुट देगा। इसके बाद सर्किट ब्रेकर के बारे में इसके अंदर पढ़ना है, जो आपको पहले से आइडिया होगा, ट्रांसमिशन पढ़े हुए होंगे तो सर्किट ब्रेकर। और एक नया चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग, इंटरप्टर। ये क्या होता है, इंटरप्टर किस तरह से काम करता है, फंक्शन क्या है इसका, ये सारी डिटेल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग, ये फर्स्ट यूनिट हो गया, यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर केवल और केवल हम लोग सप्लाई सिस्टम से रिलेटेड बात करेंगे, यानी हमारा सप्लाई किस तरह से आ रहा है ट्रांसमिशन के माध्यम से, स्टेप डाउन किस तरह से कर रहे हैं, बाकी आगे हम लोग किस तरह से भेज रहे हैं, और अलग से किस तरह से सेक्शन बना रहे हैं, और इक्विपमेंट क्या क्या लगा हुआ है, ये सारी बात हम लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर करेंगे सप्लाई से रिलेटेड। ये हो गया। दूसरा जो यूनिट है ये ओवरहेड इक्विपमेंट है, इसको शॉर्ट में हम लोग OHE सिस्टम बोलते हैं। याद रखिएगा, अब यहाँ से हम जितना भी बोलेंगे OHE बोलेंगे। OHE का मतलब क्या होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट। OHE क्या है, आपके पास देखा होगा आपने, इमेज के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारा क्या है, सप्लाई सिस्टम लगा होता है। आप देखेंगे ऊपर में भी तार है, नीचे में भी तार है, बीच में भी कोई वायर कनेक्टेड है। तो ये सारा अलग अलग वायर होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, रन कराते हैं, और वहाँ से हमारा लोकोमोटिव क्या करता है, उसकी सहायता से लोकोमोटिव रन करता है। तो ये हमारे पास OHE सिस्टम क्या है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। और हमारे पास डिज़ाइन ऑफ OHE, यानी OHE को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। और OHE के अंदर मेनली तौर से जो हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर या डिज़ाइन के अंदर हम लोग इक्विपमेंट जो OHE सिस्टम के अंदर यूज़ होता है वायर, उसकी बात करते हैं। उसके अंदर हमारे पास 2 मेनली वायर होता है, एक को हम लोग कैटेनरी वायर कहते हैं और दूसरे को हम लोग कॉन्टैक्ट वायर कहते हैं। ऊपर में भी देखिएगा आप वायर होगा और नीचे में भी वायर होगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वायर क्यों यूज़ करते हैं और दोनों क्या अलग फेस का है या सेम फेस का, ये सारी बात डिटेल में करेंगे। यहाँ पर हम लोग बीच में भी देखिएगा एक वायर लगा होता है, इसको हम लोग ड्रॉपर बोलते हैं, जगह जगह पर लगाते हैं। और हमारे पास नीचे से क्या होगा, करंट कलेक्शन का काम होगा, और जहाँ से करंट जो कलेक्ट करता है लोकोमोटिव के ऊपर यानी इंजन के ऊपर लगा हुआ होता है, उसको हम लोग पेंटोग्राफ कहते हैं। आगे उसकी बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर OHE सिस्टम यानी हमारा कैटेनरी वायर किस तरह का होगा, कॉन्टैक्ट वायर किस तरह का होगा, कौन से मटेरियल से यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारी बात हम लोग डिज़ाइन इससे रिलेटेड बात करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑटोमेटिक वेट टेंशन। ये भी इमेज आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का लोकोमोटिव में आपको यानी ट्रैवल करते समय बहुत जगह दिखा होगा, लेकिन आपने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि इसको क्यों लगाते हैं, ठीक है, इसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इसका पर्पस क्या है, क्यों इसको लगाया जाता है, इसका मेनली तौर से फंक्शन क्या होता है और किस तरह से इसका डिज़ाइन किया जाता है। ये सारी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ऑटोमेटिक वेट टेंशन कंपनसेशन भी इसमें, यानी वेट को किस तरह से कंपनसेट करना है, वायर के जो हमारे पास वायर OHE लगा हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए क्या काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक इसके अंदर अनइंसुलेटेड ओवरलैप एंड, और नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रल सेक्शन होगा। तो ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अनइंसुलेटेड ओवरलैप होता है और एक इंसुलेटेड ओवरलैप होता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझना, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हमने डील किया था तो पूरे एक्सट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा हमको समझने में जो प्रॉब्लम हुआ था वो इसी टॉपिक में हुआ था, यानी इंसुलेटेड ओवरलैप। क्योंकि ये जो हमारे पास टॉपिक यानी विजुअली आप इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल, बुक के अंदर जो डायग्राम बना हुआ होता है वो छोटा सा, लेकिन प्रैक्टिकल आप जाएंगे तो बहुत बड़ा होता है। तो इसको देखने के लिए सिर्फ जब हमने पढ़ाया था तो हम गया स्टेशन पर सेपरेट सिर्फ इंसुलेटेड ओवरलैपिंग को समझने के लिए गए थे, बारिश हो रही थी तो भी, और जहाँ पर जाकर प्रैक्टिकल देखकर हम इसको समझ पाएँ। तो ये समझना है आपको, और ये समझ में आएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं और वो ट्रैवलिंग के समय आपका वीडियो शूट करके हम उसको दिखा पाएँ, रेलवे लोकोमोटिव या उससे रिलेटेड इंसुलेटेड ओवरलैप, ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग क्यों करते हैं और उसके अंदर क्या पर्पस होता है, एडवांटेज क्या मिलता है, यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो है न्यूट्रल सेक्शन है,
ये भी आप देखा होगा कहीं कहीं पर इक्विपमेंट इस तरह का ऊपर में लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल सेक्शन हम लोग बनाते हैं, यानी अलग अलग सेक्शन को डिवाइड कर देते हैं। मान के चलिए हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो 3 फेज सिस्टम होता है, लेकिन हमारा लोकोमोटिव OHE सिस्टम है ये सिंगल फेज सिस्टम है। तो अलग अलग जगह पर हम क्या करते हैं, फेज को बदलते हैं। पहला जो मान के चलिए 80 किलोमीटर, ये 40-50 किलोमीटर का एक सेक्शन है, तो ये R फेज से कनेक्ट होगा। दूसरा जो सेक्शन है Y फेज से कनेक्ट, तीसरा हमारे पास B फेज से कनेक्ट है। तो ये आपस में टकराना नहीं चाहिए। इसको टकराने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग सेक्शन इंसुलेटर कहते हैं, और उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग फेज को सेपरेट करते हैं। यदि 2 फेज आपस में टकरा जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या एडवांटेज मिलता है, और डिटेल में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक के अंदर, न्यूट्रल सेक्शन। नेक्स्ट हमारा कैटेनरी कंस्ट्रक्शन। कैटेनरी की अभी बात बताया, 2 वायर यूज होता है, एक कैटेनरी वायर, दूसरा कॉन्टैक्ट वायर। तो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हमारे पास डिज़ाइन किस तरह से, अब ट्रेन की जो स्पीड होगी उसके अनुसार हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। पहले जो आपको देखा होगा यूज़ होता था वो बहुत सिंपल यूज़ होता था, लेकिन अब जो डिज़ाइन यूज़ होता है वो हमारे पास 2 वायर यूज़ होता है। एक हमारा कैटेनरी वायर भी होता है, कॉन्टैक्ट वायर भी, और उसका डिज़ाइन चेंज होता रहेगा जितनी हमारे लोकोमोटिव की स्पीड होगी, यानी उस ट्रैक पर कितनी स्पीड वाली ट्रेन को रन कराना है उसके हिसाब से आपको क्या करना होगा, डिज़ाइन करना होगा। यदि नहीं कीजिएगा तो फिर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, स्पीड आपका उतना बैकअप या स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा, तो वो सारा चीज़ नहीं हो, उसकी हम लोग कैटेनरी का अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग डिज़ाइन करते हैं। तो ये कैटेनरी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ये तो आप लोग हमेशा देखा होगा, OHE यानी हमारा ओवरहेड इक्विपमेंट के लिए पोल लगा होता है, और यह स्ट्रक्चर आप बोल लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ पर कैंटिलीवर जिसको उसके अंदर हम लोग कहते हैं। कैंटिलीवर के अंदर हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है वो सारा देखेंगे, स्ट्रक्चर और भी डिफरेंट चीज़ें देखेंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो यूनिट हम लोग को पढ़ना है ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो पोल टावर है आपका, और क्या है आपका पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ के बारे में अभी थोड़ी देर बाद पहले किया था। यानी पेंटोग्राफ क्या करता है, ये एक प्रकार का करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट है। करंट कलेक्टिंग करने का मतलब जो OHE सिस्टम है, वायर आपका कॉन्टैक्ट वायर, वहाँ पे सप्लाई जा रही है, वहाँ से सप्लाई को कलेक्ट करता है और हमारा लोकोमोटिव के अंदर देता है। उस लोकोमोटिव के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहाँ से फर्दर आपका स्टेप डाउन होकर अंदर काम होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा पेंटोग्राफ किस तरह कंस्ट्रक्शन होगा, काम किस तरह करेगा, ये थोड़ा सा हिंट जानेंगे, बाकी डिटेल में यहाँ पर नेक्स्ट जानेंगे। तो ये थोड़ा सा आप उतार लीजिए, उतारना है तो देखना है तो देख लीजिए। आइए अब इसके आगे समझते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट हमारा 3rd यूनिट है। इस 3rd यूनिट के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट। यानी हमारे पास मेनली तौर से जो करंट कलेक्शन का काम होगा उसके बारे में हमको इसके अंदर पढ़ना है। यानी करंट किस तरह से कलेक्ट करके हम OHE सिस्टम से अंदर लोकोमोटिव के अंदर दें। तो इसके अंदर करंट कलेक्शन के अंदर मेनली तौर से 2 आपको टाइप पढ़ना है। एक को हम लोग ओवरहेड करंट कलेक्शन कहेंगे और दूसरे को 3rd रेल करंट कलेक्शन या 3rd रेल सिस्टम कहेंगे। तो आपका ओवरहेड सिस्टम और 3rd रेल सिस्टम क्या होगा, तो उसमें पहले 3rd रेल सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना है। 3rd रेल सिस्टम क्या है, तो आप इमेज देख पा रहे होंगे 3rd रेल सिस्टम का। तो ये हमारे पास 2 जो रेल होता है, पटरी होती है, यहाँ पर तो पहिया होता है, यानी लोकोमोटिव ट्रेन हमारा रन करता है, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा हमारे पास रेल बिछाते हैं जिसको हम 3rd रेल कहते हैं। और ये जो तीसरा रेल होगा, पटरी होगी, ये आपका पहिया इस पर रन नहीं करेगा, बल्कि आप इसके अंदर सप्लाई जाएगी और यहाँ से करंट कलेक्शन का काम होगा। और यहाँ से कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रिक लोको जो मोटिव है, इस लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, और लोकोमोटिव के अंदर फिर हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा होगा, मोटर लगा होगा, और सारा प्रोसेस होगा। तो ये आपका क्या है, 3rd रेल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से हम लोग लोअर यानी ज़मीन के ऊपर हमारे पास कंडक्टर बिछा हुआ होगा, पटरी बिछी हुई होगी, और उस पटरी के माध्यम से हम क्या करेंगे, करंट कलेक्शन का काम करेंगे। ये आपका बीच में भी यानी सेंटर में भी हो सकता है जो तीसरा है, और ये आपका 2 पटरी है तो उसके साइड में बगल में भी हो सकता है। ये सारा और डिटेल में इसके अंदर हम बात करेंगे इस टॉपिक के आने के बाद, यानी इसके अंदर, ठीक है। दूसरा अब हमारे पास जो करंट कलेक्शन का बात होगा, ये करंट कलेक्टर फॉर ओवरहेड सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है, यानी आपका बाउ कलेक्टर होता है, आपका ट्रॉली कलेक्टर होता है, आपका पेंटोग्राफ कलेक्टर होता है।
तो ये सारा डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट इक्विपमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग ओवरहेड सिस्टम के अंदर करंट कलेक्शन का काम करते हैं। अब क्या है नेक्स्ट जो हम लोग फिर इसके बाद जब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे डिफरेंट टाइप, डिफरेंट आपका जो है बाउ कलेक्टर, ट्रॉली कलेक्टर, तो अभी स्पेशल एक हम लोग जानेंगे पेंटोग्राफ के अंदर भी एक टाइप है जिसका हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ फेवली टाइप पेंटोग्राफ। और क्योंकि ये पेंटोग्राफ जो है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है हमारे पास हायर यानी हायर स्पीड पर करंट कलेक्शन का। पहले का जो डिफरेंट सिस्टम होता था यानी आपका बाउ कलेक्टर हो या ट्रॉली कलेक्टर हो या हमारे पास और दूसरा कलेक्शन का इक्विपमेंट हो, तो वो ज़्यादा उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, उतना ज़्यादा हमारे पास यानी हम स्पीड में हायर स्पीड पर करंट कलेक्शन का काम नहीं कर पाएंगे। आपस में जो तार का और पेंटोग्राफ या हमारे पास ये ट्रॉली का हमारे पास कनेक्शन है ये छूट जाएगा और हाई स्पीड पर क्या होगा इसके अंदर स्पार्किंग होने लगेगी। तो उन सब से बचने के लिए जो सबसे अच्छा पेंटोग्राफ है उसको हम फेवली टाइप पेंटोग्राफ कहते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन को डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक है इसके अंदर ये हमारे पास मेथड ऑफ राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पेंटोग्राफ। आपने जब लोकोमोटिव या ट्रेन से आप ट्रैवल किया होगा तो कभी कभी आप देखा होगा पेंटोग्राफ क्या हो रहा है, उठ रहा और उठने के बाद जाकर OHE सिस्टम से क्या होता है अटैच होता है और वहाँ से फिर क्या होगा करंट कलेक्शन का काम होगा। और जहाँ पर ट्रेन देखिए कभी कभी रुका हुआ है तो ये पेंटोग्राफ क्या है डाउन है, तो इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है, किस तरह से ये क्या होता है राइज होता है, किस तरह से लो होता है, ये हम लोग डिटेल में जानेंगे यहाँ पर। इसके अंदर देखेंगे कौन से मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं पेंटोग्राफ को राइज या लोअरिंग कर सकते हैं। लास्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो मेंटेनेंस ऑफ पेंटोग्राफ, यानी पेंटोग्राफ के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, मूवमेंट होता है, तो उन सारी चीज़ को हम लोग मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे वो हम लोग इसके अंदर देखें। तो ये कुल मिलाकर आपका करंट कलेक्शन से रिलेटेड बात हुआ। थर्ड रेल सिस्टम किसको कहेंगे, आपको पेंटोग्राफ किसको कहेंगे, ट्रॉली कलेक्टर किसको कहेंगे, बाउ कलेक्टर किसको कहेंगे, और हमारे पास फेवली टाइप का कंस्ट्रक्शन क्या होगा और आपका मेंटेनेंस किस तरह से करेंगे, पेंटोग्राफ को राइज लोग किस तरह से करेंगे, ये सारी बात हमारे पास थर्ड यूनिट के अंदर करेंगे। फोर्थ यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना है, फोर्थ यूनिट के अंदर सिग्नलिंग एंड सुपरविजरी कंट्रोल। तो ये एक्चुअली बुक के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बुक में जो दिया हुआ है ये दो अलग अलग बुक दिया हुआ है। बुक में आपका ये आपका सिग्नलिंग अलग है और आपका सुपरविजरी कंट्रोल अलग है। यानी आपका पहला जो हमारे पास पार्ट होगा सिग्नलिंग का होगा। सिग्नलिंग मतलब आप लोग भी देखा होगा रेलवे सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है सिग्नल का यूज़ करते हैं और इसी सिग्नल का यूज़ करने से हमारा इफेक्टिव वे से रेलवे क्या करेगा मूव करेगा। आप देखिएगा जहाँ पर आपका यानी लाइटिंग का आपका सिग्नलिंग का काम हो रहा है, जिस भी सिटी में भी देखिएगा शहर में बड़े बड़े शहर में सिग्नल लगा होता है तो वहाँ पर क्या होता है जो ट्रैफिक होती है वो कंट्रोल होती है। लेकिन हमारे जैसे छोटे शहर के अंदर गया के अंदर आप देखिएगा कहीं पर भी आपका ये आपका सिग्नल लगा हुआ नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है आपको हर जगह देखिएगा जाम लगा हुआ। तो इसी प्रकार लोकोमोटिव के अंदर ट्रेन के अंदर ट्रैक्शन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं सिग्नलिंग का यूज़ करते हैं। इसकी सहायता से क्या होगा आपका जो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा फास्ट सर्विस आप दे पाएंगे, बहुत क्विकली सर्विस दे पाएंगे क्योंकि आपको मालूम है ट्रेन गुजर गया कब आ रहा है वो सारा आपको सिग्नल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सिग्नल के माध्यम से क्या क्या एडवांटेज मिलेगा और कितने प्रकार का हमारे पास सिग्नल होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, 2 एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट, 4 एस्पेक्ट हमारे पास सिग्नल होता है। इसके अलावा अलग अलग काम के लिए अलग अलग शंटिंग के लिए अलग सिग्नल यूज़ करते हैं और हमारे पास जो लेवल क्रॉसिंग होता है वहाँ पर अलग सिग्नल यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट प्लेस पर हम क्या करते हैं अलग अलग सिग्नल का यूज़ करते हैं और उसकी सहायता से हमको इफ़िशियंसी आप कह लीजिए परफॉर्मेंस लोकोमोटिव का बेटर हो जाता है। तो ये सिग्नलिंग सिस्टम के अंदर देखेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम, इसकी आवश्यकता हमको क्या है सिग्नलिंग सिस्टम की आवश्यकता। दूसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल कितने प्रकार का, मेन यही टॉपिक है हम लोग को, यानी जिसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। डिफरेंट टाइप जितना भी हमारे पास अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है वो सारी चीज़ देखेंगे। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ट्रैक सर्किट, यानी हमारा जो सिग्नल काम कर रहा है वो किस तरह से करेगा। आपको मालूम होगा कि हमारे पास जैसे किसी सिग्नल के अंदर यानी किसी ट्रैक के अंदर सर्किट के अंदर लोकोमोटिव आ जाएगा तो वहाँ पर सिग्नल क्या होता है
ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है। पहले मैनुअली होता था, लेकिन अब जो काम होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। और जैसे उस रेंज से यानी उस जोन से या उस पटरी से अब क्या होगा, लोकोमोटिव दूर चला जाता है तो वो सिग्नल ग्रीन शो करने लगता है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि जो ट्रैक है ये अपने आप में क्या कर रहा है, एक सर्किट की तरह काम कर रहा है। और जैसे लोकोमोटिव उसके अंदर आएगा, सर्किट कंप्लीट होगा और आपका रेड कलर ग्लो होने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर आपका क्या है, लोकोमोटिव पहले से मौजूद है, दूसरा ट्रेन क्या होगा, पीछे ही रुक जाएगा। तो ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ से मिल जाता है ट्रैक सर्किट यूज़ करने से। तो डीसी ट्रैक सर्किट भी होता है और एसी भी होता है, ये दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पर जानेंगे, डीसी ट्रैक सर्किट और एक एसी ट्रैक सर्किट। ठीक है, तो एसी ट्रैक सर्किट और ये दोनों हम लोग डिटेल में जानेंगे, दोनों में अंतर क्या है, किस तरह से काम करता है, ये सारी बात यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब देखिए ये टॉपिक हो गया सिग्नलिंग से रिलेटेड। अब सुपरविजरी कंट्रोल है। तो सुपरविजरी आपको मालूम होगा, सुपरवाइजर कहीं से भी कंपनी में होता है, इसका क्या काम होता है, सारी चीज़ को मॉनिटर करना, देखना किस तरह से काम हो रहा है, तो ये सारा काम सुपरवाइजर को होता है। तो इसी प्रकार जो ट्रैक्शन सिस्टम का काम है, ये ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर भी सुपरवाइजर होता है और ये क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम को बैठकर मॉनिटर करता रहता है। आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा पैनल लगा होगा जहाँ पर डिफरेंट जो सिग्नल होता है, कहाँ पे हरा हो रहा है, कहाँ पे येलो, कहाँ पे ग्रीन, वो सारा वो मॉनिटर करता है। किस सेक्शन जोन के अंदर ट्रेन आ गया, कहाँ से निकल गया, वो सारा मॉनिटर करता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे सुपरविजरी कंट्रोल क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसका एडवांटेज क्या, एडवांटेज ऑफ रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल क्या होगा, रिमोट कंट्रोल कहते हैं किसी चीज़ को दूर से कंट्रोल करना, यानी वहाँ पर दूसरी जगह पर कोई यहाँ मान के चलिए ऊपर में पंखा लगा हुआ, आप दूर से कंट्रोल कर रहे हैं स्विच के माध्यम से, तो वो भी क्या कहलाएगा, रिमोट सिस्टम कहलाएगा, रिमोट कंट्रोल सिस्टम। और रिमोट कंट्रोल सिस्टम आपका वायरलेस भी हो सकता है और वायर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वायर के साथ वाला काम करते हैं, वायर की सहायता से किसी दूर रखे हुए इक्विपमेंट को भी कंट्रोल करते हैं हम लोग। तो वो किस तरह से काम करेगा वो देखेंगे, एडवांटेज ऑफ रिमोट कंट्रोल। और लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है मिमिक डायग्राम। मिमिक डायग्राम क्या होता है, वो आपको जो कंप्लीट डायग्राम आप देखें लोकोमोटिव का, किस तरह से कहाँ पर कौन इक्विपमेंट है, या आपका हमारे पास इक्विपमेंट सारा जगह जगह पर जो चीज़ें लगी हुई है उसके लिए एक डायग्राम बनाया जाता है, उसमें जगह जगह बहुत सारा बल्ब लगा होता है, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन शो करता रहता है। तो ये मिमिक डायग्राम है। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक है जो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 4 यूनिट हो गया। लास्ट और 5वां यूनिट आपका क्या है, ट्रेन लाइट या ट्रेन लाइटिंग। तो ट्रेन लाइटिंग के अंदर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ बात करेंगे कि जो ट्रेन है यानी बॉगी हमारे पास है, इस बॉगी के अंदर सप्लाई किस तरह से आएगी। ओएचई जो सिस्टम था, ओएचई सिस्टम के अंदर जो सप्लाई थी वो आपका इंजन के लिए सप्लाई थी, लोकोमोटिव के लिए सप्लाई थी, लेकिन ट्रेन के बॉगी के अंदर सप्लाई अलग से हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो वो व्यवस्था अगर मान के चलिए लोड उसी के साथ लगा देते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। वो भी एक मेथड है, यानी आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं सप्लाई सिस्टम से भी। लेकिन बहुत जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर यानी जो हमारा ट्रेन बॉगी मूव कर रहा है इसी के अंदर सप्लाई को हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो ये हम लोग इसके अंदर ट्रेन लाइटिंग के अंदर बात करेंगे। ट्रेन के अंदर लाइट किस तरह दिया है, तो लाइट ही नहीं बल्कि आपका फ़ैन किस तरह रन करे, मोबाइल किस तरह चार्ज हो, वो सारा सप्लाई किस तरह से आए, उसके लिए हम लोग को क्या क्या व्यवस्था करना होगा वो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ ट्रेन लाइटिंग क्या क्या सिस्टम है वो देखेंगे। और स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन लाइट। अब देखिए नॉर्मल जो लाइट है यानी सप्लाई आ रही है, हमारे पास बल्ब जल रहा है तो कांस्टेंट है। लेकिन अगर मान के चलिए ट्रेन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटर लगा दिए, जैसे ट्रेन मूव कर रहा है और अल्टरनेटर लगा दिया तो अब सप्लाई जनरेट होगी और बल्ब जलने लगा। लेकिन ट्रेन की स्पीड धीरे हो जाएगी तो क्या होगा, वो उसकी आपका सप्लाई भी धीरे हो जाएगा। और ट्रेन बैक डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ प्रॉब्लम होता है। तो स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है वो इसके अंदर बात करेंगे ट्रेन के अंदर। ठीक है, ताकि आपका जो ट्रेन की स्पीड कम ज़्यादा हो तो आपका सप्लाई पर इफेक्ट नहीं पड़े। नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग यूनिडायरेक्शनल पोलरिटी। अब क्या होगा, नॉर्मल स्थिति में यदि हमारे पास डायरेक्शन रोटेशन चेंज कर देंगे तो पोलरिटी बदल जाएगी। लेकिन इसमें इस तरह से हम लोग व्यवस्था करते हैं कि यदि आपका ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो भी आपको सप्लाई सेम मिलेगी, और रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है तो भी आपको सप्लाई सेम मिलेगी। यानी आपका अपोजिट पोलरिटी अपोजिट नहीं होगा, इसमें सेम पोलरिटी मिलेगा आइदर डायरेक्शन में। इस तरह का व्यवस्था स्पेशल अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। वो किस तरह करेंगे डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। लेकिन यह हमारा फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, दोनों डायरेक्शन में आपको सप्लाई मिलेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है इसके अंदर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कांस्टेंट वोल्टेज। अभी बात किया हमने कि इस तरह का व्यवस्था ताकि वोल्टेज क्या मिले, हमको कांस्टेंट मिले, क्योंकि ट्रेन की स्पीड घट रही है बढ़ रही है, जनरेशन में प्रॉब्लम होगा, कभी वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, तो उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो आपका डैमेज हो सकता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है सिंगल बैटरी सिस्टम, यानी बैटरी आप देखे होंगे नीचे में लगा हुआ होता है एक सिस्टम। एक सिंगल बैटरी कहने का एक छोटा सा बैटरी ने लगा हुआ नंबर ऑफ सेट होता है, तो ये आपका कंप्लीट जो नंबर ऑफ सेट लगा हुआ है इसको सिंगल बैटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अगर 2 सेट लगा हुआ है तो इसको डबल बैटरी सिस्टम। तो दोनों पढ़ना आपको, सिंगल बैटरी सिस्टम भी और डबल बैटरी सिस्टम भी, और किस तरह से सप्लाई जाएगा वो भी पढ़ना है। इसके अलावा आपका फेलवर ऑफ अंडर फ्रेम, यानी आपका जो नीचे में लगा हुआ फ्रेम के अंदर, लोकोमोटिव के अंदर या आपका बॉगी के अंदर यदि फेल हो जाएगा, फेल होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है और फेल होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं, वो सारी बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो फेलवर ऑफ अंडर फ्रेम जनरेटिंग इक्विपमेंट, अंदर जो हमारे पास है उसके फेलवर होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे, यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो आपका इंड ऑन जनरेटर, आप देखा होगा जो आपका जिसके अंदर एसी ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा होता है, तो ऐसे ट्रेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के अंदर देखिएगा कि जनरेटर बॉगी लगा होता है, जनरेटर कार लिखा होगा उसके ऊपर, तो वो क्या है, सेपरेट आपका जनरेशन का काम करेगा, जहाँ पर डीजल इंजन उसके अंदर लगा होता है, और वो जनरेशन करके क्या करेगा, आपको पूरा जो लोड है, यानी एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, उसको सप्लाई देगा और आपका स्मूथली वो काम करेगा। तो इसके अंदर हम लोग स्पेशल एक बॉगी लगाते हैं जहाँ पर जनरेटिंग का काम होता है और सप्लाई जो आपको डिफरेंट बॉगी उसके अंदर सप्लाई दिया जाता है, तो इसी को हम इंड ऑन जनरेशन कहते हैं, क्योंकि ये इंड में लास्ट में लगा होता है। और लास्ट जो आप टॉपिक पढ़ना है वो क्या आपका रेलवे कोच एयर कंडीशन, यानी आपका रेलवे सिस्टम के अंदर एयर कंडीशन किस तरह से करेंगे, एसी किस तरह से लगाएंगे, क्या क्या इक्विपमेंट होगा, वो सारी बात डिटेल में करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो 5 यूनिट के अंदर हमने क्या क्या बात किया। फर्स्ट जो यूनिट था उसके अंदर सप्लाई सिस्टम देखा, यानी पूरा किस तरह से सप्लाई आ रहा, ट्रांसमिशन से लेकर आपका सब स्टेशन तक, और फिर आपका पूरे सेक्शन के अंदर जो जितना भी आपका लेन था वहाँ तक सप्लाई किस तरह जा रहा है, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर बात किया। दूसरा जो यूनिट था हमारे पास उसके अंदर हम लोग OHE सिस्टम से रिलेटेड बात किया, यानी जो भी इक्विपमेंट आपका लगा हुआ है, कैटेनरी वायर है और कॉन्टैक्ट वायर है, स्ट्रक्चर है, पोल किस तरह, कैंटिलीवर किस तरह, वो सारी बात किया था हम लोग दूसरा सेकंड यूनिट के अंदर। और तीसरा थर्ड यूनिट के अंदर करंट कलेक्शन इक्विपमेंट, यानी पेंटोग्राफ और बाउ कलेक्टर, ट्रॉली कलेक्टर, ये सब की बात करेंगे, या थर्ड रेल सिस्टम की बात करेंगे। फोर्थ यूनिट के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, सिग्नलिंग सिस्टम का। और फिफ्थ यूनिट के अंदर आपको ट्रेन के अंदर लाइट किस तरह जाए वो देखेंगे। तो कंप्लीट आप OHE सिस्टम से लेकर ट्रेन तक के अंदर तक हम लोग बात पूरे ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर करेंगे, और अलग जगह पर हम लोग इमेज देखते हैं। अगर ये हम लोग सब्जेक्ट आपको स्पेशली बता रहे हैं, ये इंटरेस्ट आपको जो लाइव आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये चीज़ जो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख पा रहे हैं इमेज सब, वो क्लास में पॉसिबल नहीं था। तो अब देख पाने के बाद अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से, क्योंकि सारा चीज़ आपको तो ट्रेन देखा हुआ है, सारा इक्विपमेंट देखा हुआ, तो यहाँ पर देखते चलेंगे तो बहुत आसानी से आप कंपेयर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये सारा जो आपका जो लाइव क्लास चलेगा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, हेल्पफुल होगा, और बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, और बाकी थोड़ा बहुत फीडबैक लेना है तो आप अपने सीनियर से भी ले सकते हैं। आइए नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।